दोस्तों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए आप सभी को। क्रांतिकारी सलाम। 5 राज्यों के चुनाव थे, चुनावी मौसम था जो कि अब निकल चुका है, नतीजे आ चुके हैं। 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। एक में तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है और मिजोरम में वहाँ के एक लोकल दल ने अपनी सरकार बनाने का काम किया है। 4 राज्यों में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन एक राज्य मध्य प्रदेश जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है और एक बड़े बहुमत के साथ रिपीट हुई है। असल में इन चारों राज्यों में मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ परिवर्तन होगा और 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ महिलाओं के पास महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन महिलाओं के पास जो लाडली बहना योजना थी उसका फ़ायदा भाजपा को कहीं ना कहीं मिला है। भुखमरी का मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था, गरीबी का एक बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश सरकार हर महीने कर्ज ले रही थी, एक वो बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश की जितनी जीडीपी है उससे कहीं ज़्यादा कर्जा मध्य प्रदेश पर है, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और सबसे बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना का, भागीदारी का, आरक्षण का। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे इस प्रदेश में थे, इसलिए यहाँ लग रहा था कि यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होगा। और जो पार्टी यहाँ पर लीडिंग पोजीशन में, कांग्रेस जहाँ लीडिंग पोजीशन में थी, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनेगी। हालांकि वो नहीं हो सका और इसके साथ राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन होता है, लेकिन वहाँ उम्मीद थी कि कांग्रेस वहाँ रिपीट करेगी, लेकिन वहाँ परिवर्तन हुआ, भाजपा सत्ता में आई वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ, बीआरएस वहाँ 10 सालों से थी, उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़े बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाई। मिजोरम में भी परिवर्तन हुआ, वहाँ मिजो पार्टी जो सत्ता में थी, फिर जोरम पार्टी वहाँ सत्ता में आई है। उसके बाद चारों राज्यों में परिवर्तन लगभग चारों राज्यों में परिवर्तन हुए, लेकिन मध्य प्रदेश ने एक बड़ी मात्रा में रिपीट किया है। असल में मध्य प्रदेश में 2 बड़े दल यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और उन दोनों बड़े दलों ने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता चलाई है। अभी 20 सालों से भाजपा की सत्ता, उससे पहले कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ सत्ता चलाई है मध्य प्रदेश में। एनडीए जिसका सबसे बड़ा दल भाजपा है, वो यहाँ चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ उसके कोई क्राइसिस नहीं थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, वो जहाँ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ एक खराब बात ये रही कि उसके जो सहयोगी दल हैं वो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और उस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी सपा, जिसका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो मध्य प्रदेश का बेल्ट है, वहाँ अच्छा खासा प्रभाव सपा का रहा है और सपा हमेशा से ही उस बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आई है। एक समय में सपा के मध्य प्रदेश में 8 विधायक एक साथ जीते थे और पिछली बार की विधानसभा में 1 विधायक उनके जीते थे और 5 ऐसी सीटें थीं, 5 या 6 ऐसी सीटें थीं जहाँ पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। उसके साथ जिस तरीके से कांग्रेस के क्राइसिस हुए और उसके बाद कांग्रेस को नतीजों में बहुत घाटा सहना पड़ा, बहुत नुकसान सहना पड़ा। असल में इन दोनों जो एलायंस थे, इन दोनों एलायंसों के अलावा एक एलायंस मध्य प्रदेश में और था, वो था बसपा और जीजीपी का एलायंस। उस बसपा और जीजीपी के एलायंस ने एक बड़ी ताकत के साथ चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा और काफ़ी सारी ऐसी सीटें रहीं कि वहाँ पर वो लगभग 15,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए और कई सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे और कई सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। उस गठबंधन का प्रभाव मध्य प्रदेश की कई सारी सीटों पर देखने को मिला है। ग्वालियर चंबल की जहाँ हम बात करें, ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश का एक राजनीतिक तौर पर बहुत सशक्त क्षेत्र है, जहाँ से मध्य प्रदेश की राजनीति चलती है।
उस क्षेत्र के अंदर पिछली बार 2 अप्रैल 2018 को जो दलित आंदोलन हुआ था, उस दलित आंदोलन के कारण बीजेपी को जहाँ नुकसान सहना पड़ा था और 34 में से 28 सीट गैर भाजपा कैंडिडेट जीते थे, जिसमें 27 कांग्रेस की थी और एक बसपा की थी। लेकिन इस बार ये आंकड़ा उलट हुआ है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज जो था, उन्हें जितने वोट मिले वो पिछले बार की मुताबिक ही मिले, लेकिन भाजपा का जो वोट परसेंट था वो 7% 8% लगभग बढ़ा है। हालांकि पिछली बार भाजपा को 1% वोट ज़्यादा था, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट कांग्रेस के ज़्यादा थे। इस बार उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं और उनका वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। और उसका सबसे बड़ा कारण वो रहा है लाडली बहना योजना। असल में 29 में से 29 सीटें महिला प्रत्याशियों को उन्होंने दी थी और उसमें से 21 महिला प्रत्याशी जीतकर बीजेपी की आई हैं और 27 कांग्रेस ने दी थी, उसमें से 7 महिला प्रत्याशी सिर्फ जीतकर आई हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि महिलाओं को लाडली बहना योजना उनकी रास आई है और उसके कारण उनने लीड करने का काम किया है। 2018 में ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से 28 सीटें गैर भाजपा की थी, इस बार भाजपा ने जहाँ से 18 सीटें जीती हैं और 16 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती हैं। इसका मतलब 11 सीटों का नुकसान कांग्रेस को जहाँ पर हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एक क्षेत्र को कांग्रेस ने आंदोलन के हिसाब से इस तरीके से देखा कि जहाँ पर 2018 में हमें जो सीटें मिली हैं वो सीटें हमारी रिपीट होने जा रही हैं बीजेपी की या एंटी इनकम्बेंसी, और इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र के अंदर उनका कोई बड़ा नेता कोई भी बड़ी रैली करने नहीं आया, उनका कोई भी बड़े नेता ने यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने, सेंट्रल के नेता ने मध्य प्रदेश में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया या उनकी यहाँ चलने नहीं दी गई। स्टेट के नेताओं ने उन्हें यहाँ हस्तक्षेप नहीं करने दिया। वहीं उलट बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके हर एक बड़े नेता ने पर्सनल इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में लिया था, मध्य प्रदेश की एक एक सीट पर लिया था। और उनके साथ एक अच्छी बात ये रही कि आरएसएस ने 1 लाख बैठकें पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी समर में की, चुनावी सीजन में की, लेकिन कांग्रेस की कहीं नजर नहीं आई। और प्रभावी जो बसपा और जीजेपी का गठबंधन रहा, अगर हम इस ग्वालियर चंबल में 1 नंबर से 13 नंबर तक की विधानसभाएं देखें, जो शुरुआती विधानसभाओं के क्रमांक हैं 1 नंबर से 13 नंबर तक की विधानसभाएं, तो इन विधानसभाओं में बीएसपी बहुत प्रभावी रही है। 7 कांग्रेस जीती है। इस 13 चंबल जो रीजन है, चंबल संभाग है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इस 3 जिले हैं, 13 विधानसभा हैं, इनमें 7 कांग्रेस जीती है और 6 पर भाजपा जीती है। लेकिन 6 पर भाजपा जब जीती है जब प्रभावी बसपा जा रही है, और इनमें से 6 सीटों पर, कई सीटों पर तो दूसरे नंबर पर रही है और कई सीटों पर तीसरे नंबर पर रही है। इस अगर बसपा का साथ अगर कांग्रेस ने लिया होता तो शायद केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पाते, उन्हें अपनी सीट हारना पड़ती। अगर बसपा का साथ कांग्रेस ने लिया होता तो गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं उन्हें अपनी सीट गंवाना नहीं पड़ती। अगर बसपा का साथ अगर कांग्रेस ने लिया होता तो सुमावली जो पिछली बार वो उपचुनाव में जीते थे वो सीट उन्हें नहीं गंवाना पड़ती। ऐसी काफ़ी सारी सीटें हैं जिन पर बसपा बड़ा फैक्टर रही है ग्वालियर चंबल के साथ साथ। ग्वालियर की 21 विधानसभाओं में से 9 विधानसभाएं कांग्रेस जीती है और बाकी की भाजपा जीती है। भाजपा जितनी सीटें जीती हैं उनमें 2 पर भीम आर्मी प्रभावी रही है, बाकी पर बाकी सीटों में से आधी पर बसपा प्रभावी रही है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी, उनकी वजह से दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उन्हें चुनाव हारना पड़ा। वो कद्दावर नेता अपने क्षेत्र के माने जाते हैं। इसका मतलब आप देखें तो इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप ने अपने आप में एक ये महसूस कर लिया था कि हमारी सरकार बन रही है और उन्होंने किसी का साथ लेना उचित नहीं समझा। पिछली बार 2018 में उन्होंने जैश के आंदोलन को थोड़ा तवज्जो दिया, दलित आंदोलन को तवज्जो दिया, तो उन्होंने पिछली बार 47 जो एसटी की रिजर्व सीटें हैं उनमें से 30 सीटें जीती थी।
और इस बार उनकी सीटें कम हुई हैं और उन 47 में से 24 सीटें जो है भाजपा ने जीतने का काम इस बार किया है। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि कांग्रेस से आदिवासी वर्ग की नाराजगी। जैस एक बड़ा संगठन है जिसके नेतृत्व में एक आंदोलन 2018 में बना था, उपजा था। उस आंदोलन की वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार जैस इंडिपेंडेंट लड़ा। जीजीपी एक बड़ी पार्टी है आदिवासी वर्ग की, वो बसपा के साथ इंडिपेंडेंट लड़ी, उसके कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। आखिर कांग्रेस ने उनका साथ क्यों नहीं लिया? क्या कांग्रेस ये समझ रही थी कि यहाँ हमारी सरकार बनने वाली है? क्या वो ये समझ रही थी कि सहानुभूति का वोट मिल जाएगा? क्या कांग्रेस ये समझ रही थी कि हम जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वोट ले लेंगे? क्या कांग्रेस ये समझ रही थी कि हम आरक्षण के मुद्दे पर 27% आरक्षण के मुद्दे पर वोट ले लेंगे, भागीदारी के मुद्दे पर वोट ले लेंगे? उनकी सेंट्रल कमेटी हमेशा से ही भागीदारी की बात करती आई है, उनके 27% आरक्षण की बात करती हुई है, जातिगत जनगणना की बात करती हुई आई है। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने सीटें जनसंख्या के हिसाब से देने का काम नहीं किया। अगर जहाँ पर एससी और एसटी की सीटें रिजर्व ना होती तो शायद कांग्रेस उनको भी जनसंख्या के हिसाब में नहीं देती, आरक्षण के हिसाब से नहीं देती। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने हमेशा से कहा कि जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई तो उन्होंने वहाँ सीट देने का काम नहीं किया, लेकिन बार बार ये कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो हो सकता है कि उसका रोष हो। और इसका एक आंकड़ा ये निकल के आ रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के जितने विधायक लड़े, जहाँ जहाँ ओबीसी के लड़े, दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के ओबीसी के थे, वहाँ ओबीसी वर्ग के वहाँ तो ओबीसी वर्ग का जीतना तय था। लेकिन जहाँ ओबीसी वर्ग का व्यक्ति था और सवर्ण लोग थे सामने, तो वहाँ सवर्ण लगभग अधिकतर वहाँ हारे हैं और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जीता। मतलब आंदोलन के हिसाब से जिस तरीके से वह आंदोलन में था कि ओबीसी को जिताना है, दलितों को, पिछड़ों को संयुक्त तौर पर जिताना है, तो वहाँ ओबीसी वर्ग के लोग जीत कर गए हैं, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी से गए हों। इसका मतलब आंदोलन ने जिस तरीके से भूमिका तैयार हुई है, चाहे वो पिछड़ा अधिकार आंदोलन हो, दलित अधिकार हो, आदिवासी अधिकार आंदोलन हो, उसमें जो भूमिका तैयार हुई है, उस भूमिका के हिसाब से जो जो एससी एसटी ओबीसी का चुनाव लड़ रहा था वो चुनाव जीता है। और बाकी के जो लोग सिर्फ जातिगत जनगणना के नाम पर सवर्ण लड़ रहे थे, उन्हें हारने का काम करना पड़ा है। आरक्षण के नाम पर जो सवर्ण लड़ रहे थे, उन्हें जहाँ हारने का काम करना पड़ रहा है। इस सारे मसलों में हमें ये देखना चाहिए कि आखिर परिवर्तन की लहर जहाँ थी, परिवर्तन नहीं हुआ। और इस पर एनालाइज सिर्फ इस पर नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे साथियों के फ़ोन आए, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम की गड़बड़ी है, उस पर एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। हर राजनीतिक दल उस पर आवाज़ उठाता है, लेकिन कोई राजनीतिक दल चुनाव का बहिष्कार नहीं करता। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कहता कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे जब ही हम चुनाव में भाग लेंगे। मतलब हर राजनीतिक दल ईवीएम से चुनाव लड़ता है और हारने पर ईवीएम का रोना रोने का काम करता है, जो अभी भी किया जा रहा है। लेकिन कोई राजनीतिक दल ये नहीं कहना चाह रहा, जो हारे हुए राजनीतिक दल हैं, कि सामाजिक न्याय की भूमिका में हम असफल हुए, इसलिए चुनाव हारने का काम करना पड़ा। 40% वोट पिछली बार भी कांग्रेस को पड़ा था और 40% वोट इस बार भी कांग्रेस को पड़ा है। बीएसपी का वोट कम हुआ है, सपा का वोट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन प्रभावी रहे हैं ये लोग, प्रभावी रही है जीजीपी, प्रभावी रही है जैस, प्रभावी रहा है ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हुआ जब ओबीसी अधिकार आंदोलन। असल में किस आंदोलन को तवज्जो ना दिया जाना इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सबसे बड़ा असफलता का कारण रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाती है कि ईवीएम की खराबी है, तो फिर ये मुखालफत में रहना नहीं चाहिए विपक्षी दलों को, यहाँ हारे हुए दलों को, कि जहाँ पर वो आने वाले समय में सफल होंगे। असल में वो सफल जब ही होंगे जब वहाँ यहाँ सामाजिक न्याय के हिसाब से यहाँ वो टिकट का वितरण करेंगे। आखिर कांग्रेस क्यों नहीं कह पाई कि हम ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जबकि इस मध्य प्रदेश के अंदर एक नारा लगा था, सुखलाल कुशवाहा जी ने वो नारा लगाया था कि
मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, और उसको बनाने का काम बीजेपी ने किया। और वो मनुवादी पार्टी जो है 20 सालों तक उस नारे के दम पर सत्ता में बनी रही। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हम पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे। आदिवासी वोट हर बार मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, लेकिन कभी कांग्रेस ने ये क्यों नहीं कहा कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों हमेशा से ही सवर्णों पर विश्वास किया, क्यों हमेशा से ही सवर्ण जातियों के नेताओं पर विश्वास किया। उस यही विश्वास उनको ले डूबने का हर बार काम करता है। इस बार भी ले डूबने का उन्हें काम किया है, और इस बात पर उनको एनालाइज करना चाहिए, इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर वो बीएसपी का साथ लेते, सपा का साथ लेते, जीजीपी का साथ लेते, जैस को नज़रअंदाज नहीं करते, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में होने वाले पिछड़ा अधिकार आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं करते, दलित अधिकार आंदोलन है जिसने 2018 में 26 सीटें 27 सीटें उनको यहाँ दिलाने का काम किया, वो उस आंदोलन को अगर वो नज़रअंदाज नहीं करते इस बार, तो शायद इस मध्य प्रदेश में परिवर्तन होता। परिवर्तन की लहर इस बार भी चुनाव में थी, लेकिन वो लहर जो है सबसे बड़ा कारण यही रहा कि सपा को बसपा को लेने के कारण वो लहर जो है उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। वो लहर जो है असफल हुई। उस लहर में अगर कांग्रेस को लीडिंग पोजीशन में आना था तो इनका साथ जरूरी था, और सबसे बड़ा कारण हार का ये रहा। हालांकि हम मध्य प्रदेश की सड़कों पर आप और हम साथ में मिलते हुए हमेशा से ही लड़ते हुए आए हैं, जातिगत जनगणना के लिए, आरक्षण के लिए, भागीदारी के लिए, तमाम उन मुद्दों के लिए जो जन विरोधी मुद्दे हैं, गरीबी के लिए, भुखमरी, गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, इन सारे मुद्दों के खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठाई है कि मध्य प्रदेश सरकार घाटे में चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर बार कर्जा लेती है, लगभग 3,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर है। हम वो आवाज़ उठाते हुए आए हैं। हमने कहा है कि दलितों के अधिकारों का जहाँ हनन हो रहा है, आदिवासियों के अधिकारों का हनन यहाँ हो रहा है। हमने जब एनआरसी का मुद्दा आया तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम लड़े। किसान आंदोलन का मुद्दा आया तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में आप और हम लड़े। जब आदिवासियों पर पेशाब की गई तो सबसे पहले आप और हम लड़े। और इस बार भी आने वाले 5 सालों तक हम दोबारा संघर्ष करेंगे, और इन बीजेपी की जो दलित विरोधी नीति है, आदिवासी विरोधी नीति है, पिछड़ा विरोधी नीति है, हम जातिगत जनगणना के लिए लड़ेंगे, हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे, हम मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए लड़ेंगे, हम गरीबी मिटाने के लिए लड़ेंगे, हम भुखमरी मिटाने के लिए लड़ेंगे, हम युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लड़ेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम सफल नहीं हो जाते। इस ये प्रण, ये संकल्प आज आपको और हमको लेना चाहिए। हमें घर में चुपचाप नहीं बैठना है, हमें थक हार कर नहीं बैठना है। हम और आप हमेशा लड़ेंगे। इस संकल्प के साथ आपको अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर दोबारा निकलना चाहिए, अपने घरों से निकलना चाहिए, और दुगनी ताकत के साथ आपको निकलने का काम इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए करना चाहिए।